हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम सामाजिक नियंत्रण का अगला टॉपिक करेंगे, सामाजिक नियंत्रण के साधन। भी सामाजिक नियंत्रण है वो कैसे किया जाए, किन अभिकरणों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो सामाजिक नियंत्रण के साधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। क्वेश्चन इसका बनेगा, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों या अभिकरणों को समझाएं। या ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों का वर्णन करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामाजिक नियंत्रण है उसके साधन या अभिकरणों को दो भागों में बांटा गया, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक साधन वो होते हैं जिनमें पूरी औपचारिकता या कानून नियमों का पालन करना पड़ता है, और जैसे पुलिस हो गई, राज्य हो गया, संविधान हो गया। अनौपचारिक साधन वो होते हैं जिनमें कोई भी कानून या नियम नहीं होते, बल्कि इसमें सामाजिक नियम होते हैं, और उसमें तुरंत त्वरित न्याय मिलता है। और इसमें जो सामाजिक नियम है वो एक स्वयं विकसित होते हैं। जैसे इसमें राज्य के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें स्वयं विकसित होते हैं। तो इसके आधार पर इन दोनों के साधनों का वर्णन करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन यदि आ जाए भी, औपचारिक साधन किसे कहते हैं नियंत्रण के, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? नियंत्रण के औपचारिक साधन वे होते हैं जो एक विशेष विधि या कानून के तहत नियंत्रण, जिसमें विशेष विधि और कानून के तहत नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जैसे कानून, अदालत, पुलिस आदि। तो अब इसमें सबसे पहले हम करते हैं कानून। इसमें सामाजिक नियंत्रण का जो प्रमुख औपचारिक अभिकरण है वो कानून है। कानून के डर से व्यक्ति है वो कोई अपराध नहीं करता। जैसे व्यक्ति को पता है यदि कोई वो अपराध करता है तो उसे उस कानून के तहत सजा मिलेगी। अदालत है, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस पर औपचारिक नियंत्रण अदालत के द्वारा उसको सजा सुनाकर दिया जाता है, व्यक्ति ने जिस तरह का अपराध किया है उसे उसी के अनुरूप अदालत के द्वारा सजा दी जाती है। पुलिस व सेना, पुलिस व सेना भी व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान देती है। ये अपराधियों को पकड़ने में, उन पर नकेल कसने में और उनको पूरी तरह से नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होती है। जेल या कारागृह, इसको सुधार गृह भी जैसे कहा जाता है। जब व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको बाद में सजा सुनाई जाती है तो उसको जेल में रखा जाता है, और जेल में रखने का उसका उद्देश्य यही होता है कि उसका जो व्यवहार है नियंत्रित हो गया है, समाज विरोधी हो गया, उसको नियंत्रित किया जाए। पुरस्कार व दंड औपचारिक नियंत्रण के साधन है, उसमें दोनों ही विधियों से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जहां उसे एक और अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा तो समाज विरोधी कार्य के लिए उसे दंडित भी किया जाएगा। जैसे सेना के अंदर हम देखते हैं मेडल मिलते हैं, वीरता पुरस्कार मिलते हैं, शिक्षकों को, छात्रों को अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिलते हैं, तो वो पुरस्कार विधि से होता है। और दंड का मतलब हो गया यदि समाज विरोधी काम किया है तो उसको सजा देकर अदालत के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ये भी औपचारिक नियंत्रण के अभिकरण है। इसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों और अनुशासन का पालन करना सीखता है। यदि व्यक्ति जैसे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर अनुशासनहीनता करता है तो उसे डर रहता है कि उसे कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा सकता है, तो इस डर से वो नियंत्रित व्यवहार करता है और धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है। राज्य है, ये प्रमुख साधन है नियंत्रण, औपचारिक नियंत्रण का, क्योंकि राज्य व्यक्ति पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। संपूर्ण नियंत्रित स्थापित करने का मतलब व्यक्ति पर जो अंतिम अधिकार है वो राज्य का है। राज्य कानून बनाता है, ये सब व्यवस्थाएं राज्य के अंडर में काम करती है। तो यदि कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध काम करता है तो वे राज्य उसके ऊपर बहुत तीव्र गति से और कठोर नियंत्रण स्थापित करेगा इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। संविधान है वो औपचारिक नियंत्रण का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि संविधान में सभी कानूनों, नियमों, अधिकारों का वर्णन किया हुआ है। इससे संविधान है वो राज्य पर भी, व्यक्ति पर भी, पूरे समाज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये थे औपचारिक नियंत्रण के साधन। अब इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है। अनौपचारिक नियंत्रण के साधन वो नियंत्रण के साधन होते हैं जो एक बिना किसी विधि या प्रक्रिया के व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली। पहला पॉइंट है परिवार। औपचारिक नियंत्रण में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो परिवार का है, क्योंकि परिवार के अंदर ही परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला मानी जाती है और वो ज़्यादातर बच्चा उन्हीं के संपर्क में रहता है। और यदि बच्चा या व्यक्ति कोई परिवार ऐसा कार्य करता है जो समाज के प्रतिकूल हो तो परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर विभिन्न तरीकों से डांट फटकार कर, धमका कर या पिटाई करके उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। पड़ोस सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है।
कोई व्यक्ति इस डर से गलत कार्य नहीं करता कि उसके पड़ोसी क्या कहेंगे, उसके परिवार की क्या इज्जत रहेगी। दोस्त हैं अनौपचारिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अभिकरण हैं, क्योंकि दोस्त यदि हम संगति अच्छी है और गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो दोस्त उनको सही रास्ते पर लेकर आते हैं, उन्हें उसका बताते हैं भी आप ये कार्य गलत कार्य कर रहे हैं। और दूसरा दोस्त है वो अच्छे बुरे की पहचान भी उन्हें करवाते हैं भी कौन सा काम उन्हें करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्त सामाजिक, और दूसरा व्यक्ति इस डर से भी कोई गलत कार्य नहीं करता कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्रीड़ा या खेल समूह, क्रीड़ा या खेल समूह भी अनौपचारिक नियंत्रण का एक अभिकरण है। खेल के मैदान में व्यक्ति अनुशासन सीखता है, क्योंकि वहाँ पर वो अनुशासन में रहकर कार्य करता है, खेलता है। यदि अनुशासनहीनता करता है तो उसे मैदान से बाहर कर दिया जाएगा या फिर वो हार जाएगा। सामाजिक दंड व पुरस्कार, जैसे औपचारिक नियंत्रण में हमने पढ़ा था कि पुरस्कार और दंड है अभिकरण औपचारिक नियंत्रण के, वैसे अनौपचारिक में भी पुरस्कार और दंड है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया काम करता है, अच्छा काम करता है, तो पूरे समाज द्वारा उसकी सराहना की जाती है। आपने सुना भी होगा कई बार ये कहते हुए उस फलान फलां का लड़का देखो कितना अच्छा है, तो वो क्या हो गया, एक सामाजिक पुरस्कार है उसको। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको दंड भी दिया जाता है, जिस समाज द्वारा उसको बहिष्कृत करना, उसकी निंदा करना, उसको वहाँ से निकाल देना। विवाह, विवाह सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। विवाह के पश्चात व्यक्ति के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, क्योंकि उसकी संतान हो जाती है और व्यक्ति है वो अपनी संतानों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता है। वो चाहता है कि सभी मेरी संतान मेरे जैसी बने, इसलिए कोई वो ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। दूसरा, रिश्तेदारी नातेदारी का डर भी व्यक्ति के मन में पैदा हो जाता है, इसीलिए वो उसके व्यवहार पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। धर्म हमें पवित्रता, अपवित्रता, अच्छी बुरी, स्वर्ग नरक आदि के बारे में बताता है, अंधविश्वासों के बारे में बताता है, हमें बताता है कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जैसे प्राणी की हत्या नहीं, हिंदू धर्म में लिखा है प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी का पालन करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जाति के नियम कानून कायदे होते हैं, व्यक्ति उन जाति से यदि बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है, उसको जुर्माना लगाया जा सकता है समाज जाति समुदाय के द्वारा। तो इस डर से व्यक्ति जाति के नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। विश्वास, बहुत सारे विश्वास होते हैं, जैसे स्वर्ग नरक का विश्वास हो गया, या फिर अच्छे बुरे का विश्वास हो गया, पूर्व जन्म का विश्वास हो गया, भी अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छे जगह मिलेगी, हमारा जो अगला जन्म होगा वो अच्छी जगह पर होगा। तो इस डर से व्यक्ति है वो अच्छे कार्य करता है। विचारधाराएं भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करती है। जैसे गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं वो सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या में विश्वास करेंगे। भौतिकवादी विचारधारा को मानने वाले हैं वो पूंजीपति व्यवस्था में विश्वास करेंगे, उन्हें भौतिक सुविधाएं उनके लिए सब कुछ होगी। आध्यात्मिक विचारधारा को मानने के लिए मोक्ष, चिंतन, दया, सहयोग आदि चीज़ों पर वो ध्यान देंगे। सुझावी विभिन्न रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि के माध्यम से हमें सुझाव प्राप्त होते हैं। दूसरा ये होता है कि हम उनसे जो अपने से आदर्श लोग हैं उनके सुझाव से भी प्रेरित होकर व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। जैसे महात्मा गांधी हुए, स्वामी दयानंद हुए, उनकी जीवनियों से भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। जनरीतियाँ भी हमें हमारे व्यवहार को काफ़ी नियंत्रित करती है, क्योंकि कोई जनरीतियाँ वो स्वतः पनपती है, ये धीरे धीरे अपने आप ही पनपती है और समाज के द्वारा इन जनरीतियों को पनपाने में योगदान होता है। इसलिए व्यक्ति है वो इनका पालन करता है, कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं जाता है। परंपराएं, जब जनरीतियाँ लोकाचार लंबे समय तक चलती आए और लोग उससे असमाज उनका पालन कर रहे थे, उसको प्रथा या परंपराएं कहते हैं। उन प्रथा या परंपराओं का फिर समाज के द्वारा पालन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उनका पालन नहीं करता है तो समाज के द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, दंडित किया जाता है। तो व्यक्ति के व्यवहार पर प्रथाएं नियंत्रित रखते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में है, अभी अंतिम संस्कार में के रूप में किया जाता है, तो जो डेड बॉडी है उनको जलाया जाता है। मुस्लिम समाज है उसके अंदर डेड बॉडी उनको दफनाया जाता है ज़मीन के अंदर। तो ये एक परंपराएं प्रथाएं चली आ रही है, लेकिन यदि इसको उल्टना चाहे,
भी हिंदू वाला काम मुस्लिम और मुस्लिम वाला हिंदू, तो अब समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। फैशन हमारे वो व्यवहार पर नियंत्रित करता है, जैसे लड़की है तो उसे किस तरह का फैशन करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, लड़का है तो उसे कौन से कपड़े पहनने हैं, औरत है तो उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, अपने मायके के अंदर कैसे रहना है, ससुराल में कैसे कपड़े पहनने हैं, या फिर विडो है तो उनको किस तरह का फैशन करना है, ये सब हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सीखना भी हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमने देखा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति को कोई दूसरा एक और व्यक्ति रोड क्रॉस करवा रहा है, तो हमने अनौपचारिक तरीके से सीख लिया अब इस तरह से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आगे जब भी हम कोई इस तरह की एक्टिविटी देखेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। तो ये क्या हो गया, सीखना हो गया, जो कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, अनौपचारिक तरीके। जनमत जनमत की अवहेलना व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब बहुमत जिस का पक्ष करता है उनकी अवहेलना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जनमत है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करने का एक अनौपचारिक अभिकरण है। कोई भी व्यक्ति जनमत के खिलाफ नहीं जाना चाहता। हास्य और उपहास, व्यक्ति इस डर से भी सामाजिक जनरीतियों या नियमों का पालन करता है कि वो कहीं उपहास का पात्र न बन जाए, दूसरों के बीच में लोग उसका मजाक न उड़ाने लगे। और कला और साहित्य, कला के अंदर मूर्ति कला आ गई, पेंटिंग हो गई, साहित्य के अंदर गीता, बाइबल, कुरान, जीवनी आदि आ गई। तो ये सब जैसे गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब है, ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ऐसी कला है वो भी हमें मानसिक मजबूती प्रदान करती है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, औपचारिक और अनौपचारिक साधन कौन से सामाजिक नियंत्रण के। एक बार आप फिर देखिएगा क्वेश्चन को, यदि पूरा देख पा रहे हैं तो आप फाइनल क्वेश्चन जो भी प्रत्येक लेसन के क्वेश्चन इसी तरह से तैयार कीजिएगा। इसमें देखिए आप विदिन 5 मिनट्स लेसन को रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, और वैसे भी यदि दिन में आप चाहें तो सप्ताह में पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं एक दिन के अंदर भी। तो ऐसे ही आप बनाकर हमारे इस वीडियो से भी आप बना सकते हैं। और दूसरा, इसका जो आगे का हम लेसन करेंगे वो औपचारिक और अनौपचारिक साधनों में अंतर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लेसन यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो इसमें से बीए फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग 18 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का छोटा प्रश्न और 16 नंबर का एक बड़ा प्रश्न। तो आप बहुत बढ़िया तरह से करें। थैंक्स।